83 साल, राजनीतिक अनुभव 63 साल, 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, 6 बार के विधायक, 5 बार के सांसद शरद चंद्र गोविंदराव पवार। जानकार मानते हैं कि शरद पवार अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार जिंदगी भर राजनीति में अपनी फैमिली को एडजस्ट करने में लगे रहे। पहले भतीजा, फिर बेटी, फिर भाई के पोतों। ऐसा नहीं है कि शरद पवार का राजनीतिक जीवन या पार्टी में कभी कोई संकट नहीं आया। शरद पवार ने खुद कई पार्टियां बनाई, कई पार्टियां तोड़ी भी, और कई बार तो उनकी खुद की पार्टी टूटने की नौबत भी आई। लेकिन शरद पवार ने अपनी राजनीतिक कुशलता से हर मुसीबत को टाल दिया और आखिरकार उम्र के इस पड़ाव में शरद पवार की पार्टी और परिवार दोनों टूट गए। फैमिली मैन में आज बात करेंगे शरद पवार की। दुसऱ्या बाजूला कोणी पैलवान दिसत नाही। मी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचा अध्यक्ष आहे। तारीख थी 18 अक्टूबर, साल था 2019, जगह थी महाराष्ट्र का सतारा। 79 साल की उम्र में शरद पवार तेज बारिश में भीग रहे थे, भाषण दे रहे थे। आणि 21 तारखेला आपला मताचा निर्णय घेऊन महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, लेकिन शरद पवार सतारा जिले में लोकसभा उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए थे। तभी स्टेज पर तेज बारिश हो गई। शरद पवार को कोई फर्क नहीं पड़ा, छाता लेने से भी इनकार कर दिया, भीगते रहे और भाषण देते रहे। इस छोटे से वीडियो से शरद पवार की जिजीविषा पता चली। ये पता लगा कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो अपने विरोधियों से लड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मराठा क्षत्रप शरद पवार के सामने ऐसी ही परीक्षा की घड़ी अभी भी है। उनके सामने अपने सबसे बड़े गढ़ बारामती को बचाने की चुनौती है, जहां पिछले 28 साल से सिर्फ शरद पवार और उनकी बेटी सांसद रहे हैं। 1996 से लेकर 2009 तक शरद पवार और 2009 से लेकर अब तक उनकी बेटी सुप्रिया सुले। लेकिन इस बार इस इतिहास के बदलने की पूरी आशंका है। क्योंकि इस बार सुप्रिया सुले के सामने उनकी भाभी यानी अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की चुनौती है। ननद भाभी के इस राजनीतिक युद्ध की वजह से बारामती की यह सीट देश में पहले से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। अजीत पवार का कहना है कि सुप्रिया सुले सिर्फ चेहरा हुआ करती थी, चुनाव तो वही लड़ते थे, इसीलिए उनकी जीत पक्की है। जबकि सुप्रिया सुले ने परिवार की हर मर्यादा का अभी भी ध्यान रखा हुआ है। अपने भाई और भाभी के खिलाफ वो कुछ नहीं कहती हैं। डिवोर्स हुए तो 6 ही तो महीने हुए, पहले तो बहुत साल एक ही साल काम करते थे। और मेरे माँ ने मुझ पे संस्कार किए कि लाइफ में कभी भी किसी के साथ काम किया या थोड़ा भी किसी ने तुम्हारे लिए कुछ किया होगा, सुप्रिया हमेशा याद रखना। डिवोर्स के बाद कभी पैचअप भी हो जाया करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ना तो शिप इज सेल, नो, दोनों तो घर अलग हो गया अभी। आई विश एवरीबडी वेल। अगर घर अलग कर दिया मतलब ये लड़ाई नैतिकता, संविधान, सत्य, और मेरे ख्याल से मेरे लिए ये संविधान और विचारों की लड़ाई है, ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। आपने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था कि बीजेपी को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, घर की जो बहू होती है, जो भाभी होती है, मां समान होती है, उन्हें उतार दिया मैदान में। सही, आप देख रहे हैं ना, बीजेपी की सीट थी, बीजेपी लड़ा सकती थी, उनके पास तो था नहीं, इसीलिए हमारा घर तोड़ा। पार्टी को देखो आपने क्या किया। सुप्रिया सुले हैं आपके खिलाफ, आपके ही परिवार की हैं, वो लगातार मीडिया में यही कह रही हैं या अपने बयानों में ये कह रही हैं, आपको आप अपनी माँ बता रही हैं और बोल रही हैं कि माँ हैं वो हमारी, माँ से किस बात की लड़ाई?
हाँ, मैं तो वही आपसे मिस सबसे मैं बोल रही हूँ कि ये राजनीति जो है वैचारिक लड़ाई है ये। और ये तो रिलेशन की लड़ाई नहीं है। तो राजनीति के तरफ और रिलेशन की जगह होना चाहिए, यही मेरा भी कहना है। लेकिन ये इस बयान को कैसे देखती हैं आप कि सुनेत्रा वहिनी तो हमारी माँ हैं? वो हमारे रिलेशन तो अच्छे ही है ना। वो ये भी कहती हैं कि बीजेपी को कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा था यहाँ से, इसलिए हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारा परिवार तोड़ दिया और हमारे परिवार से ही उम्मीदवार को हमारे सामने खड़ा कर दिया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन बाकी की तो उनको ही पूछना पड़ेगा आपने। दोनों परिवारों के बीच यह नौबत इसलिए आई क्योंकि अजीत पवार चाचा की पार्टी तोड़कर विरोधी बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर अजीत पवार ने अपना ही परिवार और पार्टी क्यों तोड़ दी? यह समझने के लिए आपको आज से 20 साल पहले चलना होगा। साल था 2004, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। नतीजा आया तो शरद पवार को कांग्रेस पार्टी से 2 सीटें ज्यादा आई थी। एनसीपी को 71 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी। इसके बावजूद शरद पवार ने सीएम का पद कांग्रेस को दे दिया। विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अपने चाचा के इस फैसले से अजीत पवार नाराज हो गए थे। अजीत ने तो यहां तक कह दिया था कि चाचा ने उन्हें सीएम बनने से रोकने के लिए यह फैसला किया। हालांकि अजीत पवार देशमुख की सरकार में मंत्री बन गए थे। 2009 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ऐसी स्थिति बन गई जब अजीत पवार बगावत पर उतर आए। अजीत पवार दरअसल खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने छगन भुजबल को डिप्टी सीएम बना दिया। अजीत पवार नाराज हो गए और नाराजगी में उन्होंने पार्टी छोड़ने की धमकी तक दे डाली। आखिरकार शरद पवार को अजीत पवार के सामने झुकना पड़ा और अजीत पवार को फिर डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद आया साल 2019 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजा गठबंधन के पक्ष में आया था, लेकिन बीजेपी से उद्धव ने धोखा कर दिया। कहा कि 2.5 साल के लिए सीएम बनाओ। उद्धव की बगावत के आर्किटेक्ट शरद पवार ही थे। कहा जाता है कि शरद पवार ने उद्धव को बहुत पहले ही यह वादा कर दिया था कि उन्हें वो सीएम जरूर बनवाएंगे। अखबारों में यह हेडलाइन छपने लगी थी कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए सीएम बनाए जा सकते हैं। अजीत पवार को लगा एक बार फिर से उनका पत्ता कट जाएगा, तो उन्होंने फिर बगावत कर दी और 23 नवंबर 2019 की सुबह सुबह महाराष्ट्र के राजभवन से ये तस्वीरें आ गईं। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली थी। कहा गया कि अजीत पवार के साथ 12 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन कर दिया। शरद पवार को पता था कि अगर अजीत बीजेपी के साथ चले गए तो परिवार के साथ साथ पार्टी भी टूट जाएगी। इसीलिए अजीत पवार को मनाने की कोशिशें हुई। शरद पवार ने अजीत पवार के साथ गए विधायकों पर दबाव बनवाया। कुछ विधायक शरद पवार के कैंप में वापस भी आ गए। अजीत पवार अकेले बच गए। ऐसे में उन्हें पता था कि दांव उल्टा पड़ गया है, इसीलिए अजीत पवार ने घर वापसी में ही भलाई समझी। लेकिन अजीत पवार को वापस बुलाने की जिम्मेदारी शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार को दी गई थी, जिन्होंने भतीजे को वापस बुला ही लिया। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में वो घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शरद पवार के सौजन्य से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी बन गई। इस नई सरकार के सीएम बने उद्धव ठाकरे। पवार के भतीजे अजीत पवार चौथी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। यानी शरद पवार भतीजे को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहते थे। 3 साल सरकार चली, लेकिन 2022 में फिर से बगावत हो गई। इस बार एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी और बीजेपी के साथ 39 विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। अजीत, उद्धव और शरद पवार विपक्ष में चले गए थे। नेता प्रतिपक्ष का पद अजीत पवार के पास ही था। और फिर आई 2 मई 2023 की तारीख। स्थान था मुंबई का वाईबी चौहान सेंटर, जहां शरद पवार की आत्मकथा का विमोचन था।
और इसी कार्यक्रम में शरद पवार ने उम्र का हवाला देकर एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा कर दी। अजित पवार असून आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघाच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। तुरंत हंगामा होने लगा। एनसीपी के कई नेता भावुक हो गए। महाराष्ट्र में नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया। एनसीपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अजीत पवार इन कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे और इसे वक्त की मांग बता रहे थे, यानी एक तरह से अजीत पवार इस पक्ष में थे। दूसरी तरफ शरद पवार ने कहा कि वो फैसले पर विचार करेंगे। करीब 1 महीने बाद शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अजीत पवार के हाथ फिर से खाली हो गए। उन्हें अपने लिए जो अवसर दिख रहा था वो हाथ से चला गया। यह साफ हो गया था कि शरद पवार की राजनीतिक विरासत उनकी बेटी सुप्रिया सुले ही संभालेंगी। अब की बार अजीत पवार ने बगावत का पूरा इंतजाम किया। 2 जुलाई को अजीत पवार ने एनसीपी के 8 विधायकों को साथ लेकर बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे की सरकार में अजीत पवार 5वीं बार डिप्टी सीएम बन गए थे। एनसीपी टूट गई थी, बड़ी बगावत हो गई थी। 3 जुलाई को जब दोनों गुटों ने शक्ति परीक्षण किया तो अजीत पवार के साथ 30 और विधायक आ गए और शरद पवार के पास सिर्फ 14 विधायक बचे थे। इस बार भतीजे के हाथों शरद पवार हार गए थे और हार भी ऐसी हुई कि शरद पवार के पास से चुनाव चिन्ह घड़ी भी चला गया। वो अजीत पवार को मिल गया और शरद पवार का नया चुनाव चिन्ह है तुरही। इसी तुरही के सिंबल पर इस बार शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। शरद पवार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नई पार्टी के नए सिंबल पर उन्हें अपनी पुरानी परफॉर्मेंस देनी है और सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा बारामती में, जहां अजीत ने सुप्रिया के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा को उतार दिया है। षड्यंत्र ये शरद पवार को खत्म करने का, ये मैं नहीं कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता है चंद्रकांत पाटिल जी, वो बारामती में आके आप ही के चैनल पे तो मैंने देखा था कि हम शरद पवार को खत्म करना चाहते। ये हमारी राजनीति नहीं थी भैया। हम पे कैलाशवासी यशवंतराव चौहान जी के संस्कार है और हमारे संस्कारों में खत्म करने की बात कभी नहीं। कोई हो तो उसको मदद करनी चाहिए, इसीलिए हम राजनीति में आए, किसी को खत्म करने नहीं। पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। शरद पवार महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित मराठा परिवार से आते हैं। उनके पिता गोविंद राव की इस क्षेत्र में कोऑपरेटिव चीनी मिल लगाने में अहम भूमिका मानी जाती है। शरद पवार, गोविंद राव और शारदाबाई पवार के 11 बच्चों में से 8वीं संतान थे। पवार के सबसे बड़े भाई वसंतराव पवार भी एक जाने माने वकील थे। वसंतराव के अलावा शरद पवार के 3 अन्य भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनमें पेशे से किसान दिनकर राव पवार उर्फ अप्पा साहेब, अनंतराव पवार जो कि अजीत पवार के पिता हैं और माधवराव पवार शामिल हैं। शरद पवार के एक भाई सूर्यकांत पवार हैं जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं। प्रताप पवार एक मीडिया ग्रुप के प्रमुख हैं। शरद पवार की बहनें सरला, सरोज पाटिल, मीना जगधाने और नीला सासने राजनीति से दूर रहीं। अप्पा साहेब के 2 बेटे हैं, राजेंद्र और रंजीत, और इनमें से राजेंद्र के बेटे हैं रोहित पवार जो शरद पवार की पार्टी के विधायक हैं। शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव के बेटे हुए अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। अजीत पवार की पत्नी हैं सुनेत्रा पवार जो बारामती से लोकसभा की प्रत्याशी हैं। अजीत के 2 बेटे हैं पार्थ और जय पवार। पार्थ पवार 2019 में लोकसभा का चुनाव हारे थे। शरद पवार की बेटी हुई सुप्रिया सुले जो बारामती की सांसद हैं और प्रत्याशी भी। इसके अलावा शरद पवार के परिवार का कोई दूसरा सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं है और अपने परिवार की इसी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए शरद पवार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार ने शरद पवार के साथ जो किया वैसा ही कुछ
खुद शरद पवार भी आज से 46 साल पहले कर चुके हैं। 1977 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस यू। शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल हो गए थे। 1978 में जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के दोनों गुट अलग अलग लड़े। जनता पार्टी कुल 288 में से 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे थी। कांग्रेस आई को 62 और कांग्रेस यू को 69 सीटें मिली। चुनाव के बाद दोनों कांग्रेस ने साथ मिलकर सरकार बनाई और वसंतदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने। सरकार बने 4.5 महीने ही हुए थे कि शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी। इससे गठबंधन की सरकार गिर गई। शरद पवार ने 18 जुलाई 1978 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वो महाराष्ट्र में तब के सबसे कम उम्र यानी 38 साल के मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि 1978 में बनी शरद पवार की ये पहली सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई। जनता पार्टी में फूट पड़ गई और 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की। इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और शरद पवार की इस पहली सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। फिर आया साल 1984। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शरद पवार श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र लौटने से पहले उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। राजीव उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उन्होंने शरद पवार से कांग्रेस ज्वाइन करने को कहा। पवार ने थोड़ा वक्त मांगा और महाराष्ट्र वापस लौट गए। इसके 2 साल बाद 1986 में शरद पवार कांग्रेस में शामिल हुए और 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 के बीच 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई। इसके ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 252 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी राजनीति में आने से इनकार कर चुकी थीं। अब बड़ा सवाल था कि कांग्रेस प्रधानमंत्री किसे चुनेगी। तब सामने 2 नाम थे, एक पीवी नरसिम्हा राव और दूसरा शरद पवार। लेकिन बाजी नरसिम्हा राव मार गए और शरद पवार पीएम बनते बनते रह गए। हालांकि उन्हें इस सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया। कांग्रेस को अपने रिवाइवल के लिए सोनिया गांधी की जरूरत थी, तो मार्च 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। खुद शरद पवार ने तब इसका समर्थन किया। इसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी एक राय से इसका समर्थन करेंगे। जय हिंद। इसके ठीक 1 साल बाद शरद पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर बगावत कर दी। मुद्दा उठाया सोनिया गांधी के विदेशी मूल का। इसकी सोनिया को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। फिर तो कांग्रेस में 2 मोर्चे खुल गए। एक मोर्चा था सोनिया गांधी को मनाने का, और दूसरा था शरद पवार और बागी गुट के खिलाफ धरना प्रदर्शनों का। सारे पुराने कांग्रेसियों ने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सीडब्ल्यूसी ने शरद पवार, संगमा और अनवर को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। तीनों नेताओं ने मिलकर 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी का गठन किया। यहीं से शरद पवार की राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। 2004 में शरद पवार की पार्टी के 9 सांसद चुने गए। शरद पवार केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री बने। लगातार 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे। यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों सरकारों को अपना समर्थन दिया, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी नहीं बचा पाए। इसीलिए इसे शरद पवार के जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव कहा जा रहा है। परिवार के साथ पार्टी भी टूट चुकी है। राजनीतिक जीवन का बड़ा धोखा भी मिला है, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं की बदौलत इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरा हुआ है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि शरद पवार इस बार क्या कमाल दिखा पाते हैं।